गेम ऑफ थ्रोन एक ऐसा शो जिसका नाम सुनकर लोग डर से जाते हैं कि अगर यह शो उन्होंने शुरू किया ये खत्म होगा कि नहीं, इसकी स्टोरी टेलिंग उन्हें समझेगी कि नहीं। मेरे कुछ दोस्तों का भी यही डाउट था कि स्टार्टिंग में उन्हें जो जॉम्बीज दिखते हैं वो बहुत ही लंबे समय के लिए गायब हो जाते हैं और इसी रीजन के वजह से वो इस शो को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को थोड़ा बहुत समझाने की आपको कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो के जरिए। हालांकि गेम ऑफ थ्रोन की यूनिवर्स को पूरा समझने के लिए आपको ये शो देखना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दूंगा। अगर आप आज से इसे शुरू करते हो इस वीडियो के बाद से, तो आपको गेम ऑफ थ्रोन की कोई भी चीज समझने में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो इसी के लिए प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, शायद ये वीडियो आपको पसंद आ जाए। गेम ऑफ थ्रोन का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में हिंट देता हूँ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पूरे गेम ऑफ थ्रोन की राजधानी होती है किंग्स लैंडिंग, जिसे वेस्टरलैंड्स भी कहा जाता है। वहाँ पर एक सिंहासन होता है और उस सिंहासन को जिसने भी पा लिया वो पूरे 7 राज्यों का राजा होता है। 7 राज्यों में से जो भी राजा कुछ भी अगर करेगा तो उससे पहले उसे किंग्स लैंडिंग के राजा का अप्रूवल लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो इसीलिए इस सिंहासन पर सारे राजाओं का नजर होता है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इतना ही काफी होगा, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो स्वागत है आपका एसकेडेस टीवी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो में हम गेम ऑफ थ्रोन को बिल्कुल भी रिव्यू नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे और इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। स्पॉइलर का फिक्र मत कीजिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले 7 किंगडम्स के बारे में। इनके नाम क्या होते हैं, कौन से घराने इन पर राज करते हैं, किसका क्या काम होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर से, जहाँ पर विंटरफेल होता है और उसके साथ ही द वॉल होता है। द वॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे गेम ऑफ थ्रोन की दुनिया के लिए। इस बड़े से दीवार के पीछे छिपे होते हैं व्हाइट वॉल्कर्स, जिन्हें मुर्दों का फौज भी कहा जाता है और जिन्हें इंतजार होता है सर्दियों के आने का। इसके लिए आपको इस शो में बहुत बार विंटर इज कमिंग ये लाइन सुनने के लिए मिलेगा। विंटरफेल पर राज करते हैं स्टार्क घराना। एडार्ड नेड स्टार्क यहाँ के राजा होते हैं। इनके 6 बच्चे होते हैं, रॉब स्टार्क, आर्या स्टार्क, जॉन स्नो, ब्रैन स्टार्क, रिकॉन स्टार्क और सांसा स्टार्क। इस घर में आपको एक थियोन ग्रेजॉय नाम का भी लड़का दिखता है। अब ग्रेजॉय जाति क्या होती है ये चीज आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते थोड़े से वॉल के बारे में। तो शो के स्क्रीन प्ले के हिसाब से यह वॉल 8000 साल पहले बनाई गई थी नाइट किंग को रोकने के लिए। नाइट किंग का मतलब होता है मुर्दों के फौज का राजा। नाइट किंग पूरे मुर्दों के फौज को कंट्रोल करता है और यह वॉल के पीछे 7 राज्यों का सीमा खत्म होती है। इसका मतलब यह है कि यह 700 फीट की ऊंची दीवार 7 किंगडम्स का बॉर्डर है। अगर नाइट किंग इस बॉर्डर को लांघ लेते हैं तो पूरे 7 किंगडम्स खतरे में आ जाएंगे और इन्हें रोकने के लिए वॉल की सुरक्षा के लिए होते हैं कुछ लॉर्ड कमांडर्स, जिन्हें रात के पहरेदार भी कहा जाता है। इनमें वही लोग शामिल होते हैं जिन्होंने कुछ न कुछ जुर्म किए होते हैं और इनमें से एक होते हैं जॉन स्नो। इन्होंने कोई जुल्म नहीं किया था, इनकी गलती ये थी कि ये इनके पिता के नाजायज औलाद थे। अब आते हैं वेल की तरफ। वेल भी एक राज्य होता है, पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा एक खूबसूरत सा राज्य जिसे वेल कहा जाता है। इस पर राज करते हैं एरिन घराना। बड़े बड़े पहाड़ और रास्ते कम होने की वजह से वेल पर कोई चाहकर भी हमला नहीं कर सकता और वेल भी किसी से भी दुश्मनी नहीं लेता। अगर जरूरी नहीं हुआ तो बस वेल के लिए इतना ही काफी है, आगे आपको शो में पता चलेगा। अब आते हैं 7 राज्यों के राजधानी वेस्टरलैंड्स पर। इसे किंग्स लैंडिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर लैनिस्टर परिवार राज करता है। सेर्सी लैनिस्टर, टायरन लैनिस्टर, जेमी लैनिस्टर और इनके पिता होते हैं टाइविन लैनिस्टर। यहीं पर होता है वो आयरन थ्रोन जिसके लिए खेला जाता है गेम ऑफ थ्रोन। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था, जिस किसी ने भी इस आयरन थ्रोन को हासिल कर लिया वो पूरे 7 राज्यों का राजा कहलाएगा। उसके आगे कोई भी सर नहीं उठा सकता और उसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है किसी के साथ कुछ भी करने की। अब आते हैं चौथे राज्य पर। चौथा राज्य होता है दी आयरन आइलैंड। यहाँ पर राज होता है ग्रेजॉय परिवार का। आपको याद होगा कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था थियोन ग्रेजॉय नाम का एक लड़का उत्तर में है। नेड स्टार्क उसे अपना बेटा मानते हैं, जॉन स्नो से भी ज्यादा। अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा थियोन ग्रेजॉय के बारे में, वरना पूरा स्पॉइल हो जाएगा। आयरन आइलैंड के चारों तरफ समंदर होता है और यहाँ का लॉर्ड होता है बैलोन ग्रेजॉय। इसके 2 बच्चे होते हैं थियोन ग्रेजॉय और यारा ग्रेजॉय। ये समंदर में युद्ध करने के लिए माहिर होते हैं। इनके पास जहाजों की कोई कमी नहीं होती। अगर पानी में युद्ध हो तो इनसे कोई भी जीत नहीं पाता। 5वां राज्य होता है रीच। इधर टायरल घराना राज करता है। यहाँ से 7 राज्यों को अनाज का सप्लाई होता है और इस रीच का हार्ट होता है हाई गार्डन, जहाँ पर रीच का सिंहासन होता है। इस सिंहासन पर जिसने भी राज किया वो 7 राज्यों का अनाज का राजा बन जाएगा और यहाँ पर भी लोगों की बहुत ही बुरी नजर रहती है। इसके बाद आता है स्टॉर्मलैंड्स। यहाँ पर हुकूमत होती है बैराथियन परिवार की, जहाँ के 2 लॉर्ड्स होते हैं रेनली बैराथियन और स्टैनिस बैराथियन।
ये दोनों भाई आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, इनमें भाईचारा बिल्कुल भी नहीं रहता। रॉबर्ट बैरेथियन की किंग्स लैंडिंग के जीतने के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तब स्टैनिस बैरेथियन और रेनली बैरेथियन दोनों की नजर किंग्स लैंडिंग में पड़ती है। अब इन दोनों में से उस सिंहासन को कौन जीतता है या कौन नहीं जीतता है, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना ही पड़ेगा। सातवां और आखिरी राज्य होता है डॉन। यहाँ पर राज करता है मार्टेल घराना, जिन्हें सब डॉनिश मैन भी कहते हैं। युद्ध कला में ये बहुत ही माहिर होते हैं और लिखा पढ़ी में भी। शांति और अमन में रहने वाला राज्य डॉन अपने आप में एक मिसाल होता है और इसकी बहुत ही भयानक दुश्मनी होती है किंग्स लैंडिंग से। तो ये हो गए सातों राज्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी। अब थोड़ा इस शो के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। शो के स्टार्टिंग में हमें व्हाइट वॉल्कर्स का हिंट दिया जाता है। सर्दियां नजदीक होती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। किंग्स लैंडिंग के राजा रॉबर्ट बैरेथियन उत्तर आते हैं अपने बेटे जोफ्रे की शादी नेड स्टार्क की बेटी सांसा से कराने के लिए। दोनों का रिश्ता पक्का होता है दोनों ही परिवारों के सहयोगी से। नेड स्टार्क का भी ये फर्ज बनता है एक पुराने दोस्त होने के नाते वो भी उनके साथ किंग्स लैंडिंग जाए और उनके कुछ कामों में कुछ दिन उनके साथ रहे जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती। एडार्ड नेड स्टार्क किंग्स लैंडिंग जाने का फैसला कर लेते हैं और यही फैसला इनकी जिंदगी की सबसे गलत फैसला होता है। ये किंग्स लैंडिंग चले तो जाते हैं लेकिन वापस कभी भी आ नहीं पाते और इसी के बाद से इनका पूरा परिवार बिखर जाता है। यहीं से शुरू होता है सिंहासनों का खेल। अब थ्रोन के ऊपर कौन राज करता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे सामने इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और इन कैरेक्टर्स की गई हरकतें आपके दिमाग में क्या असर डालती है, ये जानने के लिए आपको ये 73 एपिसोड की सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर इसके एपिसोड की लेंथ की बात करूं तो इसके हर एक एपिसोड का लेंथ 50 मिनट से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक है, लेकिन इसका एक एक मिनट भी आपका टाइम वसूल करके देता है। शो में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं है आपको लगेगा जबरदस्ती ठूसा गया है या फिर इसे नहीं होना चाहिए था। शो में बहुत ही कन्वीनियंटली चीजें होती रहती हैं जिसका कि कंटिन्यूएशन प्रॉपर से जाता है और शो के छोटे से छोटे किरदारों से भी आप कनेक्ट कर जाते हो। आपको इनकी फिक्र होने लगती है कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। बात हो गई प्लॉट की, अब बात कर लेते हैं इसके मेकर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इस कहानी को रचा किसने है। इस कहानी को रचा है जॉर्ज आर मार्टिन ने। 1 अगस्त 1996 को एक बुक पब्लिश होती है जिसका की नाम होता है अ गेम ऑफ थ्रोन्स। यहीं से इस सीरीज की स्थापना होती है। बुक के भी कई सारे पार्ट्स है। अ गेम ऑफ थ्रोन्स, अ क्लैश ऑफ किंग्स, अ स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स, अ फेस्ट ऑफ क्रॉस, अ डांस विद द ड्रैगन, फायर एंड ब्लड जो की आई थी 2018 में, जिस पर बनी है हाउस ऑफ द ड्रैगन। 2005 में आती है द हेज नाइट, से भी अडेप्ट कर दिया गया है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम से। की और भी 2 बुक्स है जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुई। द वाइंड्स ऑफ विंटर, अ ड्रैगन ऑफ स्प्रिंग। यह 2 किताबें अभी तक आई नहीं है, लेकिन हमें इस शो में इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि बुक के राइटर जॉर्ज आर मार्टिन ने शो के मेकर्स के साथ भी अपने कॉन्सेप्ट को शेयर किया है। किताबों की दुनिया से निकालकर इसे हमारे सामने पेश किया है डेविड विनियोफ और डीबी वेस ने। आई होप कि मैंने इनका नाम सही से प्रोनाउंस किया हो। इन दोनों का इमेजिनेशन और स्क्रीन प्ले टोटली वॉज आउटस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसके हर एक किरदार के साथ आप जुड़ से जाते हो। उनकी मौत होने के बाद भी वे आपके दिमाग से जाते नहीं है। सोच कर देखिए, ये शो आया था 2011 में और उस टाइम पर हम हॉलीवुड कंटेंट बहुत ही लिमिटेड देखा करते थे। आप आज के दिन से भी ये शो देखना चालू करोगे तो इसे बिना खत्म किए नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इसकी लिखावट और फिल्मिंग बहुत ही अच्छी तरह से की गई है मेकर्स की तरफ से। इस शो में आपको ड्रामा, एक्शन, हॉरर, थ्रिलर, टेंशन, वर्ल्ड बिल्डिंग और एक अजीब सा डर दिखेगा। इसमें जितने भी एक्टर्स ने काम किया है, अगर मैं इनका नाम ले लेके बताऊं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। बस इतना कहूंगा, इसके हर एक किरदार को 101% मैच करते हैं। किसी से भी आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत ही बारीकी से चुने गए हैं ये एक्टर्स सारे सीन्स के लिए। इसमें से मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर्स है, एक आर्या स्टार्क और दूसरे प्रिंस ऑर्बिन, जो कि रहते हैं डॉन के। गेम ऑफ थ्रोन में आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर्स है? अगर आपने इस शो को देख लिया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं इस शो के कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में जो कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। मैं आपको स्पॉयलर्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इसमें भी कुछ घटना के तौर पर मेन मोमेंट्स का जिक्र करूंगा आपसे। फर्स्ट मोमेंट इज द वॉर ऑफ द ब्लैक वाटर, जो कि लड़ा जाता है टिरियन लेनिस्टर और स्टैनिस बैरेथियन के बीच में। ये युद्ध बहुत ही खौफनाक होता है और आपको ये लगने लग जाता है कि कहीं यहीं पर इस शो को खत्म तो नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन में आप जो सोचोगे उससे बिल्कुल उल्टा होता है। और दूसरा मोमेंट होता है रॉब स्टार्क का डेथ। इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये चीज आप शो में देख लेना, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल ये सीन होता है। देखने के बाद आप कुछ दिन तक शॉक में रहोगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। थर्ड मोमेंट इज द गेम ऑफ प्रिंस ऑर्बिन द माउंटेन। होता यह है कि किंग जोफ्री के मर्डर के इल्जाम में टिरियन लेनिस्टर को गिरफ्तार कर दिया जाता है।
राजा के सलाहकार जो उनके पिता स्वयं होते हैं वह उन्हें एक ऑफर देते हैं सबके सामने लड़ने का। टिरियन ये लड़ाई जीत जाते हैं तो उन्हें फांसी बिल्कुल भी नहीं होगी, ये ईश्वर की मर्जी माना जाएगा। अगर वे हार जाते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। कद कम होने की वजह से प्रिंस ऑर्बिन उनकी तरफ से लड़ने का फैसला करते हैं। प्रिंस ऑर्बिन को माउंटेन से भी कुछ अपना पुराना हिसाब निकालना होता है और इस लड़ाई की एंडिंग देखकर भी आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाएगा। फोर्थ और लास्ट मोमेंट होता है गेम ऑफ थ्रोन की सबसे हॉरिफाइंग वॉर का। से लड़ा जाता है जॉन स्नो और रैमसे बोल्टन के बीच में। यह युद्ध आपको महाभारत का याद जरूर दिलाएगा। एपिसोड का नाम है बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स। 6th सीजन के 9 और 10 एपिसोड्स आपके दिमाग में पूरे बस से जाएंगे। इस वॉर को देख करके आप पूरी तरह से शॉक हो जाओगे, आपकी पलकें नहीं झपकेगी। ये सोचोगे कि इसे प्रैक्टिकली कैसे बनाए होंगे, वो घोड़े असली थे या वो सब इंसान असली थे। ये सब आपको गेमोको चैनल के वीडियोस में ही पता चलेंगे। ये थे मेरे हिसाब से सबसे हॉरिबल मोमेंट ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ऐसे बहुत ही हॉरिबल चीजें इसमें देखने के लिए मिलेंगी जो कि आपको पूरी तरह से झंझोर कर रख देगी। तो बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गेम ऑफ थ्रोन इज सच अ शो विच यू विल नेवर फॉरगेटेबल इन योर लाइफ। पहले से आप कौन से भी शोज देखिए, स्ट्रेंजर थिंग्स, डार्क, ब्रेकिंग बैड, वेस्ट वर्ल्ड या वेम्पायर डायरीज, लेकिन यह शो आपको हमेशा नया ही लगेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये शो आया था 2011 में, जब हम सिंघम जैसी मूवीज देखकर इंटरटेन हो रहे थे। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ हमारे हिंदी वालों से हमें कोई भी हायर देन लेवल की फिल्में नहीं चाहिए, बड़े स्केल वाली सीरीज भी नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए प्रॉपर स्क्रीन प्ले और आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन, वरना हम हमेशा की तरह इंडिया पाकिस्तानी करते रह जाएंगे। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, यही डायरेक्शन, यही स्टोरी टेलिंग हमें अगर इमोर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा में देखने के लिए मिलती थी, जिसे कि आदित्य धारी बनाने वाले थे, तो वो बात ही कुछ और होती। लेकिन खैर, टॉपिक से नहीं भटक के गेम ऑफ थ्रोन में फिर से आ जाइए। और अगर आपने अभी तक इस शो को नहीं देखा है या फिर पहला सीजन देखकर ही बंद करने का सोच रहे हो, तो प्लीज कंटिन्यू करो। कुछ लोगों का ये भी कहना था जब इसका लास्ट शो आया था कि एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन एंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो गेम ऑफ थ्रोन देखने से डरते हैं। इतना बड़ा शो हम चालू कैसे करें और इसे खत्म कैसे करें। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत मदद मिलेगा इससे। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि मैं दिल से चाहता हूँ कि बहुत से लोग अच्छे कंटेंट की तरफ ध्यान दें और अपना टाइम सही मूवीज और सीरीज पर लगाएं।